S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. It says we should be in coordination with everyone. What do you mean by the coordination? That means we should be helping each other. कुछ लेना चाहिए, कुछ देना चाहिए. So वही chemistry आज हम discuss करते हैं. In this video we will be discussing about coordination chemistry. Hi, this is Dr. Garima Gaba. Welcome to S. Chan Academy. So in today's video we will be discussing about the coordination chemistry. किस तरह की केमिस्ट्री होती है, किस तरह की बॉन्डिंग होती है, उनको आप कैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम वीडियो में देखेंगे. एंड इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट दिस टॉपिक देन यू कैन रेफर टू द बुक बाय S. Chan Publishing whose link of the ebook is given in the description box below. So you can go to that link and you can read as much as you want. So in this topic we'll discuss about some of the coordination compounds. कीलेट्स स्पेसिफिकली क्या होते हैं, ये कीलेट्स किस टाइप के लिगेंड्स होते हैं. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. किसी भी केमिस्ट्री में जाने से पहले उसको नाम करना ज़रूरी है. तो उन कॉम्प्लेक्सेस को नाम कैसे करते हैं, उनके कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स हम पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर IUPAC सिस्टम ऑफ nomenclature. Okay, so coordination compounds are those in which a central metal atom is surrounded by non-metal atom or groups of atom called ligands joined to it by chemical bonds. तो हमारे पास एक मेटल होता है और हमारे पास कुछ लिगेंड्स होते हैं, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेटल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट यूजुअली जो सिंपलेस्ट केस होता है उसमें मेटल है और कुछ लिगेंड्स हैं. दे कंबाइन टुगेदर, दे फॉर्म बॉन्ड्स अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन बनाने में उनको स्टेबिलिटी देते हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो नेचुरली अकरिंग है या जो हमारे बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं: विटामिन B12, हीमोग्लोबिन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, डाइज एंड पिगमेंट्स. तो हमारे कुछ रिंग्स होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बेसिस पे इन कॉम्प्लेक्सेस को बहुत स्टेबिलिटी मिलती है. तो वही आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिनके स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग टाइप की ज्योमेट्रीज आर पॉसिबल. फॉर एग्जांपल लीनियर जिसमें 2 लिगेंड्स हैं, एक मेटल है. प्लेनर ट्राइंगल 3 लिगेंड्स हैं. तो इनकी केमिस्ट्री भी आपके नॉर्मल मेन ग्रुप एलिमेंट्स की तरह ही होती हैं. अगर जैसे 3 लिगेंड्स हैं, दे प्रेफर टू स्टे अपार्ट एज मच एज पॉसिबल. अगर 2 लिगेंड है तो ऐसा नहीं है कि वो 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करेंगे. उनके लिए मैक्सिमम एंगल पॉसिबल क्या है, 180 डिग्री. तो वो प्रेफर करेंगे 180 डिग्री पे रहना. तो ये कौन सी ज्योमेट्री को रिजल्ट देंगे, लीनियर ज्योमेट्री. प्लेनर ट्राइंगल व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री. सो दे आर 3 लिगेंड्स व्हिच इज सराउंडेड बाय दिस मेटल इज सराउंडेड बाय 3 लिगेंड्स. देन देयर इज अ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर. इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो कि हाउ मेनी लिगेंड्स आर सराउंडेड एंड आर बाइंड बाय टू वन मेटल एटम. सो दिस इज मेटल एटम, 4 ligands are over here, 4 ligands are over here. So tetrahedral when the bond angles are like this, and when there is 90 degree difference, the angle between all the angles, ligand metal ligand, then the geometry which will result in square planar. And octahedral geometry is when there are 6 ligands, right? So the coordination number of octahedral geometry is 6. ऐसे और भी बहुत सारी ज्योमेट्री हैं बट मोस्टली कॉमनली यही फाइंड आउट होती हैं. तो इन्हीं की केमिस्ट्री हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं. ओके, सो ये हमने कुछ टेबुलर फॉर्म में आपके लिए लिखा है. जैसे कि अगर आपके पास लीनियर है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, स्क्वायर प्लेनर है, 4 मॉलिक्यूल्स हैं लिगेंड के, टेट्राहेड्रल है अगेन. तो मतलब अगर 4 लिगेंड्स आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि टू बिकम मोर स्टेबल इट कैन फॉर्म द ज्योमेट्री ऑफ टेट्राहेड्रल एज वेल एज स्क्वायर प्लेनर. Trigonal pyramidal, it is number of ligands are 5, and octahedral that is 6, right? तो हमारी ज्योमेट्री कैसे होगी, एज आई टोल्ड यू मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रहना प्रेफर करते हैं. सो द एंगल बिटवीन दैट वुड बी 180 डिग्री. तो आपकी लीनियर ज्योमेट्री होगी. स्क्वायर प्लेनर में आपको पता है 90 डिग्री एंगल होगा. टेट्राहेड्रल वुड बी लाइक दिस. ट्राइगोनल पिरामिडल में क्या होता है, 3 लिगेंड्स तो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे ये मेटल है तो 3 एक ही प्लेन में होंगे, तीनों के बीच में जो एंगल होगा दैट वुड बी 120 डिग्री.
और 2 जो होगा एक ऊपर प्लेन में एक नीचे प्लेन में। तो अगर मेरा ऐसे तीन बॉन्ड्स हैं मेटल के साथ, मेटल इज एट द सेंटर पोजीशन और 3 लिगेंड्स ऐसे हैं, तो एक लिगेंड ऊपर होगा एक लिगेंड नीचे होगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल मेरे पास मेटल है और मेरे पास 4 लिगेंड्स हैं विद ईच एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन देम। तो एक मेरा ऊपर होगा एक मेरा नीचे होगा, तो उन सब में जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, आपस में भी और ऊपर नीचे वाले में भी 90 डिग्री होगा। तो ये हम कुछ बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपने ये वर्ड सुना होगा पहले, हाइब्रिडाइजेशन। ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक प्रिडिक्टेबल थ्योरी है विच सेज कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स डिस्कस, हमारे पास 2 लिगेंड है, अब एक S कंबाइन हो रहा है एक P कंबाइन हो रहा है, राइट। तो S और P जो होते हैं उनकी शेप ही अलग है। S ऑर्बिटल जो है वो सर्कुलर है, स्पेरिकल है, P ऑर्बिटल है वो डम्बल शेप्ड है। तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग होगी, इनकी एनर्जी अलग होगी, लेकिन बॉन्डिंग की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि सेम एनर्जी होनी चाहिए ऑर्बिटल्स की। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, सो दे विल रिजल्ट इन अ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो दैट इज वाई दीज S एंड P कंबाइन टू गिव अस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब अगर एक S कंबाइन हुआ और एक P कंबाइन हुआ तो वो हमें 2 sp ऑर्बिटल हमें रिजल्ट मिलेंगे, जिसकी वजह से sp हाइब्रिडाइजेशन होगी और वो लीनियर ज्योमेट्री को रिजल्ट करेगी। सिमिलरली अगर मैं आपको इसका केस समझाई D2sp3, दैट मीन्स मेरे 2 d ऑर्बिटल हैं, एक s ऑर्बिटल है और 3 मेरे p ऑर्बिटल्स हैं, राइट। अब अगेन इनकी ज्योमेट्री अलग है। d ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? डम्बल शेप्ड। s ऑर्बिटल स्पेरिकल है, p ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड है। तो इन सब की ज्योमेट्री अलग है, इन सब की एनर्जी डिफरेंस अलग है। तो अगर मैं बॉन्ड बनाऊंगी दैट मीन्स अगर जैसे सपोज मेरा मेटल है और मेरे 6 लिगेंड्स हैं, एक S से आ रहा है, 3 P से आ रहे हैं, 2 D से आ रहे हैं, तो मतलब अगर मेरे पास ये 6 लिगेंड्स हैं तो इन सब की तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ सब कुछ अलग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। दैट मीन्स अगर मैं किसी भी बॉन्ड को तोड़ूँ सेम एनर्जी चलेगी। तो ऐसा होता क्यों है? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। दैट मीन्स मेरे ये जो 6 ऑर्बिटल हैं ये मुझे 6 D2sp3 ऑर्बिटल आप मुझे देंगे और वो सब सेम होंगे इन एनर्जी इन बॉन्ड लेंथ, ताकि मेरे जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं और इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वो सारे सेम हों, राइट। सो दिस इज अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। किस तरह का बॉन्ड बनेगा, कितने लिगेंड्स आएंगे, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इनके कुछ एग्जांपल्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सम ऑफ द एग्जांपल वी विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियोस so that you will be more clear with these chemistry. Now we'll be discussing about coordination compounds. What are the factors which favor the complex formation? There are few of the factors which you should be knowing. Small highly charged ions with suitable vacant orbital of the right energy. So as I told you, the energy should be right, the orbital should be vacant and there should be highly charged ions. So ये सारी किस में होती है? ट्रांजिशन मेटल्स में फाइंड आउट होती हैं कि आपके पास vacant orbital है, right energy के हैं and they are highly charged ions, so and they are small also, their size is very less. तो अगर कोई छोटा आयन होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लेक्स बनाएगा in comparison if there is a bigger ion, right? So then the next criteria for the which favors the complex formation is attainment of a noble gas configuration. तो आपको पता है noble gas configuration सबसे stable होती है, so उसको अटेन कर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उसको अटेन कर लेगा so that will result into the most stable configuration और वो चीज़ है आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को फेवर करती है। Third thing is attainment of a symmetrical shape. So now we have discussed so many different shapes like tetrahedral, square planar, octahedral, trigonal, bipyramidal. तो जो shape सबसे stable होगी for any particular metal and different ligands, अगर वो attain हो रही है through complex formation, then that is one of the criteria जो complex formation को फेवर करेगा। एंड लास्ट इज हाई CFSE। CFSE क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। दिस थिंग वी विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियो। सो एक ये एनर्जी होती है कि जब एक मेटल लिगेंड्स के पास आ रहा है तो ये एनर्जी जनरेट होती है जो कि एक सिस्टम को, एक कॉम्प्लेक्स को बहुत स्टेबल कर देती है, बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो अगर CFSE ज़्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर ये ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होगा वो बेटर फॉर्म होगा। अगर CFSE कम
कम है तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है, कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, दैट वोंट बी स्टेबल. सो आफ्टर दैट वील डिस्कस अबाउट कीलेट्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो हम डिफरेंट, अभी हमने मेटल डिस्कस करे, मेटल में डिफरेंट लिगेंड्स कैन कम एंड कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. कीलेट्स जो होते हैं वो लिगेंड्स होते हैं, एक तरह के लिगेंड्स हैं जो कि रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं. सो लिगेंड ऑक्यूपाइज मोर देन वन कोऑर्डिनेशन पोजीशन. तो हमने डिस्कस किया है अभी तक ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, जैसे अगर 4 लिगेंड्स आ रहे हैं तो टेट्राहेड्रल बन सकता है. इट कैन फॉर्म अ स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. लेकिन अगर एक ही लिगेंड है लेकिन वो 2 जगह 2 पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, सो इन दैट केस इट वुड रिजल्ट इन द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. रीजन, समटाइम्स रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म. तो जब रिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कीलेट्स, राइट. कीलेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, कीलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं इनको हम. तो जहाँ पर एक ही एटम से बाइंड होगा, दैट लिगेंड इज नोन एज यूनिडेंटेड. डेंटेड आया हमारे टीथ से, जो हम टीथ से बाइंड करते हैं या बाइट करते हैं, तो उसी के थ्रू, हमारी डेंटिसिटीज के थ्रू हमारा आया है कि कितने जगह से हमारा जो लिगेंड है वो एक मेटल आयन पे बाइंड हो सकता है. तो अगर एक ही जगह से हो सकता है तो दैट इज यूनिडेंटेड लिगेंड. इफ इट कैन बाइंड बाय 2 एटम देन दैट लिगेंड वुड बी नोन एज बाइडेंटेड लिगेंड. अगर बहुत ज़्यादा हो तो वही हेक्साडेंटेड, हेप्टाडेंटेड, दैट कैन बी नेम्ड लाइक दैट. Now more rings are formed, more stable the complex. जितनी रिंग्स फॉर्म होंगी उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि तोड़ने में उतनी ही एनर्जी यूज़ होगी, right? So there are different types of ligand which are possible: tridentate, tetradentate, hexadentate. So we can discuss few examples so things would be more clear to you. These are some of the examples of chelates. So first one is acetyl acetanoto ion. So as you can see, this is one single ion, but it can bind through both the oxygen. Suppose it is binding this metal, so this whole ring structure is being formed, and the ring structures are more stable because we need to break these 2 bonds to break that complex, right? अगर आप मेटल के साथ एक ही लिगेंड बाइंड है तो आपको उसी को ब्रेक करना है एंड द मेटल लिगेंड बॉन्ड वुड बी ब्रोकन. बट अगर आपको इस मेटल लिगेंड स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है तो आपको ये 2 बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे. दैट्स व्हाई रिंग स्ट्रक्चर एंड यूजुअली 5 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल. अगर 4 मेंबर्ड होगी या हायर मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होगा तो उसमें स्ट्रेन होता है या वो इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं देती है एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑक्सलेट आयन. अगेन ऑक्सलेट में आप देखेंगे कि 2 ऑक्सीजन जो है वो मेटल आयन के साथ बाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, और इसमें 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है. सो जैसे मैंने आपको बताया है, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, राइट. 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है. अगर उसके अलावा कम या ज़्यादा है तो वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आर EDTA. EDTA इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. अब ये जो एक लिगेंड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लिगेंड हर किसी के साथ बाइंड कर जाता है. ओवर हेयर वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि इस ब्रेक में जाने से पहले आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि मैंने आपको बताया कि लिगेंड हर किसी से बाइंड कर जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट द फैक्ट कि ये किस तरह का लिगेंड है, इसमें कितने एटम्स हैं जो एक पर्टिकुलर मेटल आयन से बाइंड हो सकते हैं, एंड व्हाई दिस इज पॉसिबल कि दिस लिगेंड कितने रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा. आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि द मोर द रिंग स्ट्रक्चर्स विच आर बीइंग फॉर्म्ड द बेटर द कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी वुड बी, राइट. सो ये कितने रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और ये किस किस एटम से बाइंड कर सकता है. सो द क्वेश्चन इज कि इसकी ये लिगेंड जो है EDTA, ये किस टाइप का लिगेंड है और ये किस किस एटम के साथ, मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है. सो यू थिंक अबाउट इट एंड विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर. विल कम आफ्टर द ब्रेक एंड विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक अगेन. Hello everyone, I am Dr. Richa Arora and welcome to S. Chand Academy. So I am going to make videos on very important topics of physical chemistry. और topics होंगे solutions, phase equilibrium, conductance and electrochemistry. इन वीडियोस में हमारा फोकस रहेगा बेसिक्स पे और एप्लीकेशंस पे. तो ये वीडियोस चाहे आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, चाहे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारी वीडियोस आपके बहुत काम आएंगी. सब्सक्राइब कीजिए एस चांद अकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस. Welcome back to S. Chand Academy. So in this video we are discussing coordination compounds. So we discuss what are the factors which favor coordination compounds. So one of the most important factor is formation of chelates.
तो कीलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं वो आपके कीलेट्स बना देते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसकी वजह से एक मेटल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। वी डिस्कस दिस एग्जाम्पल एसिटाइल एसीटेनोट आयन एंड ऑक्सलेट। सो ये 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग्स जो होती हैं वो बहुत स्टेबल होती हैं। एंड देन वी डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ EDTA. The full form of EDTA is ethylene diamine tetraacetic acid. So before going to the break, I ask you one question. What type of ligand is this? जैसे मैंने अगर बोला कि दो पोजीशन से बाइंड कर रहा है तो दैट इज बाइडेंटेड, 3 पोजीशन से बाइंड कर रहा है तो दैट इज ट्राइडेंटेड. सो व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड इज दिस? EDTA किस तरह का लिगेंड है और ये किस किस एटम के साथ मेटल पे बाइंड हो सकता है? And it binds with various, it doesn't bind only with the transition elements, it binds with the S block elements also, calcium, magnesium, इनके साथ भी इसकी जो bonding है बहुत strong होती है. Fine. So the answer for that question is it is an hexadentate ligand. इसमें 6 तरह की पोजीशन है, 6 एटम्स ऐसे हैं जिसकी जहाँ से मेटल लाइन से बाउंड होगा. फर्स्ट इज योर दिस नाइट्रोजन, सो 1 and 2, एंड दिस position oxygen, this would be negative charge after removal of hydrogen. So these 4 positions are there. So total denticity is 6. That means ये 6 जगह से बाइंड होगा और ये 5 रिंग्स बनाता है. और जैसे कि हमने डिस्कस किया था बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, जितनी ज़्यादा रिंग बनाएगा उतना ज़्यादा स्टेबल है कॉम्प्लेक्स. तो क्योंकि ये 5 रिंग बना रहे हैं तो EDTA का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत स्टेबल होता है. इनफैक्ट इसकी जो मेडिकल इंपॉर्टेंस है वो ये है कि अगर कोई भी पॉइजनिंग हो जाती है स्किन में, बॉडी में, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं थ्रू बाय एडिंग EDTA, राइट. अगर लेड पॉइजनिंग हो जाती है, सो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग विच वी ऐड इज़ EDTA. EDTA को डालते हैं, लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और लेड को बॉडी से रिमूव कर देता है. लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये हर तरह के मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो ये कई बार कैल्शियम के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है. और अगर हमारे बोन से कैल्शियम निकल जाएगा तो यू नो द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दैट. सो फॉर अवॉइडिंग दैट थिंग व्हाट वी यूज, हम EDTA की जगह कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं. कोई भी पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए अगर आप EDTA की जगह कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स ऐड करेंगे, यूज़ करेंगे, तो वो बॉडी के कैल्शियम को रिमूव नहीं करेगा, वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा. वो क्या करेगा, जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स आपकी बॉडी में चले गए हैं, जिसकी टॉक्सिसिटी आपको हो रही है, वो रिमूव करेगा. सो EDTA इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कीलेट्स. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इन डे टू डे लाइफ, जो नॉर्मल स्किन के टॉक्सिसिटी या बॉडी में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स आ जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए EDTA जनरली यूज़ किया जाता है. सो लेट्स मूव अहेड. बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. सो व्हाट आर द डिफरेंट बॉन्डिंग? बहुत सारी थ्योरीज अभी तक आज तक आई हैं जो हमें बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन करती हैं. हर थ्योरी की अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, जैसे हम बोलते हैं प्रॉस एंड कॉन्स हैं. तो लेकिन एक थ्योरी पूरी तरह से हम यूज़ नहीं करते और ऐसा नहीं है कि दूसरी थ्योरी को हमने बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया है. सो पहली थ्योरी, इसलिए वी नीड टू डिस्कस ऑल दीज थ्योरी बिकॉज दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थ्योरी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम VBT बोलते हैं. सो इसमें क्या बोलते हैं कि लिगेंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड थ्रू द मेटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन द मेटल आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग. तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं है बीच में, सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं और जो मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं टू फॉर्म दी बॉन्ड्स. सो दिस इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अपने ड्रॉबैक्स हैं जो हम वीडियो में बाद में सुनेंगे. लेकिन उसके बाद जो सेकंड थ्योरी आई, दैट इज CFT, विच इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. सो दैट वाज दिस थ्योरी सेड दैट देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड ऑर्बिटल, और इन दोनों की अट्रैक्शन इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट. तो मेटल को हमने मान लिया प्लस चार्ज का है, लिगेंड नेगेटिव चार्ज का है. तो जैसे अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं वैसे ही प्लस और नेगेटिव जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं और मेटल और लिगेंड में बॉन्ड बन जाते हैं, right. The last theory which is used is molecular orbital theory or known as MOT. It possesses contribution from both the theories above, क्योंकि इसमें हम कोवलेंट और आयनिक contribution दोनों को ही अलाउ करते हैं, दोनों के लिए ही स्कोप है. तो इसमें हम कोवलेंट बॉन्डिंग यूज़ करते हैं, इसमें हम बोलते हैं कि आयनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है. MOT में हम मानते हैं दोनों ही हैं. तो ये VBT, CFT ये सब हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे. सो यू हैव टू सी, यू विल बी कीप सीइंग दीज एंड लुकिंग फॉर दीज वीडियोस ahead. Okay, so the very important topic for today's lecture is IUPAC system of nomenclature. तो आप सबको पता है IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. So
ये जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने से पहले वी शुड बी नोइंग हाउ टू नेम दी स्ट्रक्चर्स, कैसे लिखेंगे, उनका नाम कैसे लिखेंगे, उनका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बिफोर यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थ्योरीज, ऑल द एग्जाम्पल्स, वी शुड बी नोइंग सम रूल्स. सो सम ऑफ द रूल्स आर एज फॉलोज. पहला रूल ये कहता है पॉजिटिव आयन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेगेटिव आयन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल. सेकेंड रूल सेज जब भी आप लिगेंड्स लिखते हो तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो, राइट. उनमें चार्ज कितना है और वो कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट शो कर रहे हैं उससे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप उसको लिखिए, देन यू राइट द मेटल. थर्ड इज वाइल राइटिंग द फॉर्मूला. जब आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, पूरा नेम नहीं लिख रहे, फॉर्मूला लिखने के टाइम पे कॉम्प्लेक्स आयन शुड बी क्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट. तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन्स के लिए. जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो सिंपल एनायन या केटायन है, उनके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे. थर्ड रूल अगेन फॉर राइटिंग द फॉर्मूला, पहले मेटल लिखते हैं, देन कोऑर्डिनेट ग्रुप्स आर रिटन इन द ऑर्डर नेगेटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल, पॉजिटिव लिगेंड. तो सबसे पहले आप नेगेटिव लिगेंड लिखेंगे, फिर न्यूट्रल और फिर पॉजिटिव लिगेंड्स जो आपके पॉजिटिव फॉर्म में है. जैसे आप नेगेटिव लिगेंड्स लिखते हैं तो हमेशा ओ में एंड होते हैं. जैसे अगर मेरा फ्लोराइड है तो जब मैं उसको नॉमेनक्लेचर में लिखूंगी तो आई विल राइट इट एज फ्लोरो, हाइड्रीडो, हाइड्रोक्सो, O2- इज ऑक्सो, मरकैप्टो, साइनो, नाइट्रो एंड सो ऑन. तो आपकी बहुत लंबी लिस्ट होती है. आई हैव जस्ट शेयर्ड फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स सो यू गेट द आइडिया हाउ यू विल नेम दैट. पॉजिटिव लिगेंड्स जो होते हैं वो ईएम में एंड होते हैं. जैसे हमारा जो मोस्ट कॉमन लिगेंड है, बिकॉज नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो दिस इज N2H4, राइट. ये जो N2H4 है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, राइट. तो दिस इज वन ऑफ द लिगेंड विच इज पॉजिटिव चार्ज बट इट इज हैविंग लोन पेयर, तो वो लिगेंड की तरह एक्ट करता है. और ये हमारे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिनके पास ऑब्वियसली लोन पेयर है, सो ये भी बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ. सो इनका कुछ स्पेसिफिक वो नहीं है. जैसे ये हमारे O पे एंड होंगे, ये हमारे EM पे एंड होंगे. इनके कुछ नाम है जो आपको याद रखने चाहिए. जैसे NH3 इज अमोनिया, तो जब हम उसको लिगेंड के फॉर्म में यूज करेंगे वी यूज इट एज अमाइन, राइट. H2O इज वाटर बट वी यूज एक्वा, carbonyl, nitrosyl, dinitrogen, dioxygen. So these are some of the ligands which are neutral and will form complex with different metal ions. We use prefix di, tri, tetra. जितने number of ligands हैं हम बार बार उन ligands का नाम नहीं लिखते, हम di, tri, tetra लिख देते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जब भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है, वी हैव डिस्कस्ड फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हमने लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट. हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखते हैं, रोमन नंबर में, +2, +3, +4 एंड सो ऑन. कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयंस एंड्स इन 8, जबकि पॉजिटिव आयंस को कोई स्पेशल एंडिंग की जरूरत नहीं है, राइट. पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जैसे हमने अभी तक एग्जांपल किया वो मोनोन्यूक्लियर का, कि एक मेटल बाइंड कर रहा है विद डिफरेंट लिगेंड, लेकिन एक से ज़्यादा मेटल भी बाइंड कर सकते हैं, तो उन मेटल्स को या उन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस. लिगेंड अटैच थ्रू डिफरेंट एटम्स, तो हमारे पास कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा एटम है टू फॉर्म बॉन्ड विद डिफरेंट मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो, तो अगर वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन उसका जो है मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो उस केस में हम लिगेंड को नाइट्रो लिखेंगे. अगर वो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है तो नाइट्रीटो लिखेंगे, राइट. तो अब हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए हैं, लेकिन रूल सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा. वी हैव टू डिस्कस सम ऑफ द एग्जाम्पल्स सो दैट इट वुड बी क्लियर फॉर यू हाउ टू यूज रूल्स सो दैट यू कैन नेम दीज कॉम्प्लेक्सेस प्रॉपरली. तो हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखे हैं और उनका नेम लिखा है. दिस इज फिजिकल वो. अल्फाबेटिक ऑर्डर में मैंने आपको बताया है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है कॉम्प्लेक्स को. सो नाउ दिस इज कोबाल्ट, अमोनिया के 6 कॉम्प्लेक्सेस इसमें है, 6 लिगेंड्स हैं, एंड दिस इज क्लोराइड. सो आप इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं बिकॉज दिस इज -3 एंड अमोनिया इज न्यूट्रल. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3 ओवर हेयर. तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, पहले आप इसको पॉजिटिव वाले स्पीशीज को लिखेंगे तो दैट वुड बी हेक्साअमीन कोबाल्ट. नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट, जैसे ही आप मेटल लिखते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होता है, दैट इज इन द रोमन न्यूमरल लैंग्वेज. सो दैट विल राइट एज +3 और 3 एंड देन रीराइट द क्लोराइड. सिमिलरली अगर मैं इसका नाम आपको बताऊं, सो आपको पता है आपको ये किसी भी फॉर्म में है लेकिन आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है. तो पहला, अब इसमें कौन से लिगेंड्स है पहले देखिए, क्लोराइड, साइनो, नाइट्रो एंड अमीन. सबसे पहले आपका अमीन आएगा बिकॉज इट स्टार्ट्स विद A. सो इट्स ट्राइअमीन, आपने ट्राई लिख दिया. आई हैव टोल्ड यू डाई, ट्राई, टेट्रा आप यूज करेंगे. ट्राइअमीन, देन क्लोरो, देन साइनो, देन नाइट्रो. ऑल दीज आर इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, right? Amine, chloro, cyano, nitro, then you write the metal ion.
और मेटल आयन के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी ज़रूरी है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? दिस होल स्पीशीज न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल है। क्लोराइड एक नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है। अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है, 0 चार्ज है। तो कोबाल्ट में कौन सा चार्ज हो जाएगा? +3। तो ऐसे आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे सो दैट इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर यू टू राइट इट डाउन। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज सबसे, अब इसमें 2 ही है, पेंटामीन एंड क्लोरो। तो अमीन पहले आएगा, तो पेंटा अमीन, क्लोरो, कोबाल्ट, एंड नाउ बिकॉज इसके साथ कोई चार्ज नहीं है, एज इन अगर यहाँ पे Cl2 होता, क्लोराइड 2 जैसे इस केस में, तो मैं यहाँ पे क्लोराइड लिख देती, लेकिन ये न्यूट्रल भी नहीं है, सो हैव टू राइट द आयन। और ये +2 आयन मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लोराइड कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया है। सो कोबाल्ट इज +3, chloride is -1, so by default it will find out the charge of this ion which is +2, right? Similarly with this one, sulfate and amine, 2 ligands are there in the complex form, so this would be triamine sulfato। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो भी नेगेटिव लिगेंड होंगे वो O पे एंड होंगे, तो सल्फेटो वुड बी देयर। कोबाल्ट, the oxidation state would be 3 and then we'll write nitrate. Similarly this one, as I've told you, कुछ ligands होते हैं जो 2 एटम से बाइंड हो सकते हैं, like in this case thiocyanate is the ligand जो नाइट्रोजन से भी बाइंड हो सकता है, S से भी बाइंड हो सकता है, सल्फर से भी बाइंड हो सकता है। Now it is important for us to know whether it is binding through nitrogen or sulfur। तो आप लिखेंगे कैसे? टेट्राथायोसाइनेटो, यहाँ पे भी टेट्राथायोसाइनेटो है क्योंकि ये 4 लिगेंड्स हैं। टेट्राथायोसाइनेटो, अब क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन से बाइंड है तो आप मेंशन करेंगे नाइट्रोजन, यहाँ पे सल्फर से बाइंड है तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे सल्फर। देन ओवर हेयर द मेटल आयन इज जिंक, कैडमियम, एंड इन बोथ द केसेस बिकॉज दिस इज न्यूट्रल सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज +2, राइट। सो आप जितने एग्जाम्पल्स इसके लिखेंगे खुद से तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू, यू विल बी एबल टू राइट एज मच एज यू वांट। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स, वो वाले एग्जाम्पल्स हमने करे थे जब आपका जो पॉजिटिव स्पीशी है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जहाँ पे जो केटायन है वो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, जो नेगेटिव स्पीशी है वो आपकी पॉजिटिव, जो वो आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे जब आप इसको फॉर्मूला के थ्रू लिखेंगे। अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मेटल ही आएगा, राइट। तो आप लिखेंगे लिथियम टेट्राहाइड्रिडो, अगेन हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव है तो O पे एंड होगा, आप हाइड्राइड नहीं लिखते, हाइड्रिडो लिखते हैं, टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक रूल है जो कहता है कि जो नेगेटिव वाला होगा वो आपका 8 पे एंड होना चाहिए, राइट। एंड और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे एल्यूमिनियम का +3। नाउ द नेक्स्ट इज दिस, सो विल राइट पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, राइट। देन विल राइट अगेन ओवर हेयर, अब आपके पास 2 लिगेंड आ गए, साइनो और नाइट्रो, तो पहले आप साइनो लिखेंगे फिर नाइट्रोसाइल लिखेंगे। सो पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2। ये आपका ऑस्मियम का कॉम्प्लेक्स है तो आप पहले पोटेशियम लिख देंगे। नाउ वी हैव पेंटाक्लोरो नाइट्रिडो ऑस्मेट, क्योंकि अगेन इट इज इन नेगेटिव, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम के आप कैलकुलेट कर सकते हैं +6। देन द नेक्स्ट इज दिस वन, सिल्वर का कंपाउंड है तो आप पहले सोडियम लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया है कोई भी ऐसी ऑर्गेनिक स्पीशी होती है तो आप बिस ट्रेस आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप बिस यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज थायोसल्फेटो। सो बिस थायोसल्फेटो विच इज ऑब्वियसली नेगेटिव, सो इट विल एंड्स इन O। अर्जेंटेट, अर्जेंटेट इज योर सिल्वर मेटल को जो आप नेगेटिव स्पीशीज में लिखते हैं, सो वील राइट एज अर्जेंटेट, और आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, सो इट वुड बी लाइक +1, राइट। सम मोर एग्जाम्पल जिसमें आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर सिखाए जाएंगे। सो सिंपल आप कर चुके हैं कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे लिखना है, लेकिन कुछ जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कैसे लिखेंगे। जैसे ये ऑर्गेनिक, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, प्लैटिनम पिरिडीन का कॉम्प्लेक्स है और क्लोरो का कॉम्प्लेक्स है, तो आप टेट्रा पिरिडीन लिखेंगे, प्लैटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट +2, टेट्रा क्लोरो प्लैटिनेट, ये आप देखिए क्योंकि दोनों में प्लैटिनम है लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसीलिए आपने यहाँ पे प्लैटिनम लिखा है, यहाँ पे प्लैटिनेट लिखा है क्योंकि नेगेटिव वाले 8 पे एंड होंगे, और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट आप अलग से मेंशन करेंगे। जहाँ पे भी आप मेटल आयन लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लेंगे और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल के फॉर्म में लिखना होगा। देन दिस इज दिस कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है दिस इज साइक्लोपेंटाडाइल, तो आप इसको लिखने के लिए आप बिस यूज करेंगे क्योंकि ऐसे 2 ऑर्गेनिक मॉइटी कंबाइन कर रही है, दे आर एक्टिंग एज लिगेंड, सो बिस 6 साइक्लोपेंटाडाइल आयरन 2, राइट।
नेक्स्ट इज दिस कॉम्प्लेक्स, अगेन दिस इज ऑर्गेनिक स्पीशी, तो आप इसको लिखेंगे मिथाइलअमीन, ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये 2 फॉर्म में हो रहा है तो बिस लिखेंगे, और यहाँ पे क्लोरो है वो 2 है, बट दिस इज अगेन अ प्रॉपर एनायन, तो आप इसको डाइक्लोरो लिखेंगे, बिस मिथाइलअमीन। सो अगेन क्योंकि क्लोरो जो है वो पहले आना चाहिए, सी से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, मिथाइलअमीन एम से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको मिथाइलअमीन को बाद में लिखेंगे, क्लोरो को पहले लिखेंगे। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ नेक्स्ट अगेन बिस बेंजीन, C6H6, सबको पता है बेंजीन ऑर्गेनिक स्पीशी है, सो आप इसको बिस लिखेंगे, और बेंजीन क्रोमियम 0, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होगी तो आप, लेकिन उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, इवन इफ इट्स इन -+ स्पीशीज और 0, यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपकी, ये एग्जाम्पल जो है ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, कोबाल्ट के 2 एटम्स हैं इसमें, और जो अमीडो है वो बाइंडिंग लीगेंड है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग लीगेंड। तो ब्रिजिंग लीगेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप म्यू यूज़ करते हैं, जो आपको बताते हैं कि अब इसके बाद जो भी आप लीगेंड लिखेंगे वो दो मेटल को आपस में बाइंड करके रखना है। तो अमीडो जो है वो ब्रिजिंग लीगेंड है, तो आपने लिख दिया म्यू अमीडो, ये नाम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज इट्स ऑक्यूपाइंग द मोर स्पेस, सो इट हैज़ कम इन द नेक्स्ट लाइन, म्यू अमीडो बिस पेंट, बिकॉज नाउ दिस स्पीशीज सेम, राइट, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, अमोनिया के 5 हैं और कोबाल्ट है, तो आप इसको बिस लिखेंगे, पेंटा अमीन कोबाल्ट 3 एंड देन नाइट्रेट, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, एंड दिस इज योर ब्रिजिंग लीगेंड जिसको आप म्यू करके लिखेंगे। एंड लास्ट इज, जब आपको कोई, ये एग्जांपल इसलिए बताया कि जब आपको वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं आप उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको उसको भी नाम लिख के बताना है। सो नाउ दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, तो आप इसको सिंपल नंबर लिख कर बता सकते हैं कि इतने वाटर मॉलिक्यूल है, राइट। सो दिस इज एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट 12H2O, राइट। तो H2O जहाँ पे है वहाँ पे आप वाटर लिख दीजिए, 12 वाटर, सो इट विल रिप्रेजेंट कि दीज आर वाटर ऑफ हाइड्रेशन, तो वो कितने होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, बट आप जितने और एग्जाम्पल्स डिफरेंट बुक से स्टडी करेंगे, सो इट वुड बी बेटर फॉर यू। एंड इन टुडेज वीडियो वी डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हेल्प करते हैं, और हमने IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बहुत डिटेल में पढ़ा है। रीजन बीइंग, इफ यू डोंट नो हाउ टू नेम दैट स्ट्रक्चर यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर केमिस्ट्री आफ्टरवर्ड्स। सो बिफोर गोइंग इनटू द फर्दर वीडियोज आई विल सजेस्ट दैट you know the rules of this IUPAC system of nomenclature and you practice as many example as you can. If you want to practice more example for IUPAC system of nomenclature, and if you want to study more about coordination chemistry, then you can refer to the book by S. Chand Publishing, whose link of the ebook is given in the description box below. So you can go to that link and you can read as much as you want, and you can practice as much as you want, right? So in the next video we will be discussing about the VBT, that is valence bond theory. So stay connected and we'll study more and we'll understand more. And please share, like and comment on these videos, and don't forget to press the bell icon so that you can get all the notification from S. Chand Academy. So for today it's over. Thank you so much. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.